इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये सारी चीजें तो हमने देख ली, लेकिन आजकल के बच्चे, बाप रे बाप, उनको संभालना मतलब इट इज रियली टू डिफिकल्ट। पेरेंट्स हमें आकर बोल जाते हैं कि हम अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाते, आप इतने सारे बच्चों को क्लासरूम में कैसे हैंडल करते हो। सो हैट्स ऑफ टू द टीचर्स कि जो इतने सारे बच्चों को इतनी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। बच्चों को तो हैंडल करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी हैंडल करते हैं, राइट। सो हमारे पास अभी जो ट्रेनर है, ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन अस अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, हाउ टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड। वो खुद एक टीचर है, मैथमेटिक्स जीनियस है, लॉजिकल एंड रीजनिंग के मास्टर है, कि एक स्कूल में ही इज वर्किंग एज अ टीचर। उसके अलावा उनके 4 डिफरेंट ब्रांचेस भी है, वेयर ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन अ वेरी यूनिक वे। ऐसा नहीं है कि 2+2 सिंपली 4 कर दिया, लेकिन उसकी मैथडोलॉजी क्या है, उसके जरिए बच्चों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो वेरी यंग एंड वेरी एनर्जेटिक ट्रेनर मिस्टर ऋषिक कारेटिया। सो अभी हम इनवाइट करेंगे ऋषिक सर को टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी। Thank you, Neha ma'am, for introducing, and thank you, and thank you, Khushbu ma'am, for having such a great time with you. Now, I would like to all of you to stand up on your place. All of you, please. It's humble request. आपको उल्टा करना है, बराबर जो मैं बोलूँ उसका। अगर लेफ्ट बोलूँ तो आपको राइट टर्न करना है, हाथ ऊपर करना बोलूँ तो आपको नीचे हाथ करना है। इट्स क्वाइट सिंपल एक्टिविटी। ओके, टर्न लेफ्ट। आप हिंट नहीं दोगे कोई किसी को। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, इट्स क्वाइट सिंपल एक्टिविटी आई गेस। आपको लेफ्ट बोलो तो राइट टर्न करना है, लेफ्ट राइट बोलो तो लेफ्ट टर्न करना है, राइट। टर्न राइट, आपका ही राइट, आपका ही लेफ्ट। मैं राइट बोलूं तो आपका लेफ्ट घूमना है आपको मैम। ऑपोजिट करना है आपको। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, 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 राइट। पुट योर हैंड्स डाउन, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। थैंक यू सो मच। सिट डाउन प्लीज। देखिए, अगर बच्चे होते ना तो इतने कंफ्यूज नहीं होते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिया हुआ है और उसके ऊपर रेड लिखा है ना, और आपको पूछते हैं ना कि कौन सा कलर है, तो ग्रीन फाइंड करना या रेड फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा, बच्चों के लिए नहीं रहेगा। और मोस्टली जिन्होंने नहीं सीखा है पढ़ना, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको रेड दिखेगा ही नहीं, रेड लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं, उसको ग्रीन कलर ही दिखेगा, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बराबर। हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे बड़ी इन्वेंशन कौन सी है हमारी ह्यूमन बीइंग की? वी ऑल आर टीचर्स, राइट। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी, इट्स वेरी प्रिमिटिव, बट सबसे बड़ी इन्वेंशन कौन सी है? यस सर, इंटेलेक्ट। सर इसके पहले भी, जब इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुई थी, उसके पहले भी विल, चक्र, यस और नो? इट्स प्रिमिटिव, बट सबसे बड़ी इन्वेंशन है विल, राइट। और विल से हम कम्यूट कर सकते हैं। विल राउंड होते हैं, यस और नो? अगर स्क्वायर व्हील हो तो चलेगा? नहीं चलेगा।
व्हील शुड बी राउंड, सर्कुलर, राइट? आपने व्हील पे फोकस किया, बट मैंने जो स्क्वायर व्हील की बात की वहां पे फोकस नहीं किया, क्योंकि आपने रास्ते पे फोकस नहीं किया है। जब राउंड व्हील हो तो रास्ता कैसा होगा? स्ट्रेट, सीधी लाइन होगी। और अगर स्क्वायर व्हील होगे तो रास्ता कैसा होगा? ऐसे जिगजैग। कैसा होगा? गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर व्हील भी पॉसिबल है, राइट? सो दिस इज द थिंग। कल मैं यूजुअली मेरा 10 to 12 का थोड़ा कंप्यूटर का काम रहता है, तो मैं बैठा था, मेरा बेटा आया मेरे पास। फिर मेरे बेटे ने, वो बैठा था और मैंने बोला बेटा हाई फाई, 6 साल का बेटा है मेरा, तो उसने हाई फाई किया। हम कैसे हाई फाई करते हैं? हाथ से। जब मैं हाई फाई बोलता हूँ तो आप ऐसे ही हाई फाई करोगे। उसने पैर से किया, राइट लेग ऊपर किया और मेरे से हाई फाई किया। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा होना चाहिए? जनरली आपको जो पहला थॉट आता है वो बताइए, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहला थॉट जो आता है ऑनेस्टली बताइए, जिसको भी वॉलंटियरली बता रहा हूँ। मेरे बेटे ने पैर से मेरे को हाईफाई किया, मुझे हाईफाई किया, सॉरी फॉर माय हिंदी, राइट? मैं जितनी बिगाड़ सकूँ उतनी मुझे हिंदी आती है, ओके। तो पैर से हाईफाई किया, मतलब आपका पहला थॉट क्या आएगा बताइए? हाँ, पैर से क्यों किया, हाथ से क्यों नहीं किया? दूसरा, ओके। तीसरा, किसी को हम डांटेंगे, उसको बताएंगे। हम हर बार बताने के मूड में क्यों रहते हैं? हाँ, फिर क्या हुआ पता है? नेक्स्ट मैंने क्या किया? मैंने फिर हाईफाई तो किया पैर से, फिर मैंने पैर से हाईफाई किया तो उसने अपने राइट हैंड से हाईफाई किया। सी, इट वाज पैटर्न। वो कुछ मुझे सिखाना चाह रहा था, राइट? बट अगर मैंने वहां पे उसको करेक्ट कर दिया होता तो, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हील राउंड होता है, यस और नो, तो हम सिर्फ वही डायरेक्शन में सोच रहे थे, राइट? कि व्हील राउंड ही होता है, व्हील स्क्वायर नहीं होते, इट्स नॉनसेंस। बट आपका बेटा आपके पास आके बोलता है कि पापा स्क्वायर व्हील हो तो इट्स आवर ड्यूटी कि बेटा स्क्वायर व्हील हो ना, तो हमें रास्ते बदलने पड़ते हैं, राइट? तो लॉजिकली इट इज करेक्ट, स्क्वायर व्हील्स हो सकते हैं, बट फिर ऊपर के लेवल का हम उसे नहीं समझा सकते, बट दिस इज पॉसिबल। तो क्या हमने कभी भी बच्चों को समझाते वक्त हमारी सोच बदली? हम नहीं बदलते हैं। हम सिर्फ सुबह से लेके शाम तक जो ढांचे में सोचते हैं, जो ढांचे में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, वही ढांचा पकड़ के रखते हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला हमें समझे। कैसे समझेगा? हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हमें नहीं समझ सकते। वाई? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू चेंज, इंस्टेड वी आर नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू देम। कोई किसी को बदल के कैसे प्यार कर सकता है बताइए? बेटा हो, बहन हो, भाई हो, आपने उनको वैसे ही है जैसे एक्सेप्ट किया है। तो हर बार, अगर आपको पता है 2012 से पहले फोन थे जिसे हम गुजराती में, हाउ मेनी ऑफ यू आर गुजराती हियर? ओके फाइन। हम फोन को डबले बोलते थे, राइट? वाई? बिकॉज वो नोकिया का जो छोटा सा फोन आता था जिससे हम सिर्फ स्नेक वाली गेम खेल सकते थे, यस। उसके पहले हमारा अटेंशन स्पैन कितना था पता है? 13 सेकेंड। अब वो रिड्यूस होके 2024 का लेटेस्ट रिसर्च बोलता है कि हमारा अटेंशन 7 सेकेंड का हो चुका है। हाउ मेनी ऑफ यू आर पेरेंट हियर? मैं अभी नया पेरेंट हूं। 1 2 पेरेंट कितने लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं? ओके। आपने अपने बच्चों को कभी बैठ के 1 घंटा खिलाया है? नहीं। हाँ, होगा, कोई तो होगा ही। मैं खिलाता हूं, बराबर? क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे उसे मेरे ढांचे में नहीं रहने देना है। हम क्या करते हैं?
हम अपने बच्चों की प्रायोरिटी से पहले हमारा काम जो है उसकी प्रायोरिटी एडजस्ट करते हैं। या काम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट, बट कभी कभी हम बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली गलती कर देते हैं। और वो गलती कब सुधरती है पता है? जब हमारा कोई दूसरा बच्चा आता है ना हमारे घर में, तब। तो क्या गलती सुधारने के लिए दूसरे बच्चे के आने की वेट करें हम? नहीं। उसके लिए यस, आई एम नॉट रॉन्ग इफ यू थिंक देन, हम गलती करते हैं तो क्या हम अपनी गलती की जनरल बनाते हैं कि मैंने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया या बेटी के साथ ऐसा किया, आज मैंने ऐसा बिहेवियर किया? हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऐसा ही सोचते हैं कि मेरा बेटा इसकी तरह बने, मेरा बेटा बेटी उसकी तरह बने। वी आर ओनली मीडियम टू ब्रिंग देम ऑन दिस अर्थ। वो हमारे से आते हैं, हमारे लिए नहीं आते। इट इज अ फ्री विल, चिल्ड्रन आर फ्री विल। हमें उनको उनके तरीके से जीने देना चाहिए विथ प्रॉपर एंड डिजायरेबल रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे क्यों डिजायरेबल? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में रहेंगे, वो जंगल में नहीं रहने वाले। दैट इज वाई दिस ऑल आर कंसिडर, वी ऑल आर कंसिडर एज अ सोशल एनिमल। या इजंट इट? फाइन। ये स्ट्रेस वाला जो मैम ने या सर ने, किसी ने भी ये वाला जो बोला था कि मेरी मम्मी के साथ मेरा थोड़ा अनबन है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा उसके ऊपर। सॉरी, आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक, राइट। मैं गांव से हूँ, बिलोंग करता हूँ गांव से। तो उस टाइम पे मैं अपने आप से बाल्टी लेके जाता था और दूर जाके पानी फेंच करता था। मतलब एक 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर क्यूब की अगर कोई भी टैंक भरनी हो तो मुझे कम से कम 25 बार जाना आना होता था। अब वो पानी की वैल्यू तो मैं समझूंगा, राइट। अब सपोज करो कि आप सूरत में रहते हो, नाउ इन दिस एरिया, वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल नहीं है, सब जगह पे है, यस और नो। और आप कॉन्स्टेंटली पानी का वेस्ट कर रहे हो, बराबर। और आपके पेरेंट्स से आपके सास ससुर, राइट, आपको कॉन्स्टेंटली नेग कर रहे हैं कि पानी कम बिगाड़ो, पानी कम बिगाड़ो। स्टिल इवन इफ वी हैव अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी हमें क्यों वो पिंच करेंगे? हमें क्यों पिंच करते हैं वो लोग? रीज़न, उन्होंने वो देखा है। देखिए, देखा है तो उसने अपने जहन में बसा दिया है उन्होंने कि हमने ये प्रॉब्लम फेस किया हुआ है। तो वो पेरेंट्स नहीं चेंज होंगे, और मोस्टली सासू और बहू, या फिर मोस्टली यही होता है, राइट। ये बीच में जो अनबन बनता है उसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें होती है जहाँ पे बहू एक्सपेक्ट कर सकती है कि मेरी सास ऐसे बिहेव करे, और सास ऐसे एक्सपेक्ट करती है कि बहू ऐसे बिहेव करे, राइट। ये भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ बिहेवियर। क्यों ना हम उनके बिहेवियर को या हमारे बिहेवियर को एक दूसरे को ऐसे एक्सेप्ट कर ले जैसे है, क्योंकि वो जब नहीं रहेंगे तब हमें फील होगा कि यार इसकी प्रेजेंस तो नहीं है, बट उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज द थिंग, वो कभी नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि अपनी लाइफ की 20 साल या 25 साल तो उन्होंने वही पानी लाने में निकाले हैं। तो 25 साल का एक्सपीरियंस आप ऐसे ही जीरो कर दोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं? इसलिए दादा भगवान बोलते हैं कि एडजस्ट एवरीवेयर। सो विद दिस वी शैल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। या सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और इमोशनल चेंजेस आते हैं, जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता है। फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स तक, उसके बाद चेंजेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट मैक्सिमम ग्रोथ 18 to 20 ईयर्स तक हो जाता है। या देन चाइल्ड डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच शी और ही इज रेज्ड। अभी मैंने एग्जांपल दिया वही मेरा, कि मैं पानी फेंच करने जाता था, राइट। तो मुझे पता है कि पानी का इंपॉर्टेंस क्या है, बट यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, इसलिए मेरे बच्चे जो है वो बहुत ही इजीली पानी का वेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो मैं जो एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ, वो जो एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। और एक चीज़ है, जो गांव से यहाँ माइग्रेट हुए हैं ना वो लोग, और यहाँ के ही नेटिव है वो बच्चे,
ये सब चीज में अगर आप देखो ना तो जनरेशन गैप आ जाएगा, दिस इज फैक्ट। तो हम वहां पे कैसे एडजस्ट करें वो सबसे बड़ी चीज है। एज अ पेरेंट और केयर गिवर वी मस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ चाइल्ड इन ऑर्डर टू हेल्प देम ग्रो वेल एंड कॉन्फिडेंस। ओके, कितने लोगों को लगता है कि पेरेंट्स बनने से पहले पेरेंट बनना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग? पेरेंट बनने से पहले पेरेंट बनना चाहिए। पेरेंट होने की प्रैक्टिस कितने लोगों ने की थी पेरेंट्स बनने से पहले कि हाँ मैं पेरेंट हूं? किसी ने नहीं। बच्चा आएगा देखा जाएगा। सही में, सीरियसली अभी ये नहीं है। यू कैन नॉट वेट। इतना फास्ट जो टाइम ग्रो कर रहा है कि आप यू कैन नॉट वेट कि मेरा बेटा सुधर जाएगा। वो सुधरने वाला एटीट्यूड 25 साल पहले था। शादी करवा दो सुधर जाएगा, बच्चा आएगा सुधर जाएगा। सही में ऐसा है अभी? डू यू रियली थिंक? 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं फिर भी फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मदर इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द रील्स। हाँ, रील्स देखने से सी आप अगर देखो ना, इसमें है एंड्रॉयड में एक सिस्टम आता है जिससे पता चलेगा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आपने अगर देखा होगा ना तो पहली रील चालू की कब चालू होती है? आप जब रोटी बनाना चालू करते हो तब। रोटी बनानी बंद हो जाती है, रील खत्म नहीं होती है। ये सब होता है जब आप सोते हो उसके पहले। ब्लू स्क्रीन है, अगर सोने से पहले यूज करोगे तो आपकी नींद बेशक बिगड़ने वाली है। ओके, और एक फैक्ट है, रील्स देखते हैं ना तो हमारे ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है, बट इसके साथ साथ हमारे मूड स्विंग्स भी आते हैं। आपको पता है, हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपने इमोशन चेंज कर देते हैं। तो इन विच पर्सनालिटी यू आर लिविंग, इससे तो हमें मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। हम रील के कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर मान लेते हैं और उसके हिसाब से बिहेव करना चालू कर देते हैं। इजंट इट? आर यू अग्रीइंग विथ मी? फिर प्रॉब्लम कहाँ चालू होता है? हम जब एडेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ ये मैं हूँ और ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इसे स्यूडो प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो होती ही नहीं है, फेक घोस्ट प्रॉब्लम होती है, और हम उसे एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं। जैसे कि कोई सीरियल ज़्यादा देखता है तो वो अपने आप को वहाँ पे एज्यूम कर लेता है। तो ये सारी स्यूडो प्रॉब्लम्स है। और हमने आप में से कितने लोग हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं? ओके, प्रेजेंट के साथ कॉन्शियसली कौन काम करता है? कोई नहीं, मैं भी नहीं। मैं हार्डली 24 घंटे में से सिर्फ 2 से 3 मिनट ही कॉन्शियसली काम कर सकता हूँ, मेरी बात करूँ तो। बराबर? कैसे? जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना तो मेरे बैक ऑफ माइंड में मुझे पता होना चाहिए कि मैंने दरवाज़ा खोला। इसे कॉन्शियसली काम किया बोलते हैं। हम या तो मोस्टली पास्ट में रहते हैं या तो मोस्टली फ्यूचर के तरंगी विचार करने लगते हैं। सो दिस इज द फैक्ट, राइट? ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे तो हमारे बच्चे को हम कैसे रेज करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे? यार बच्चों को तो भगवान बड़े करते। भाई भगवान तो बड़ा करते, वो सही बात है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल। भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए तो माँ बनाई है, बाप बनाया। अदरवाइज भगवान ये नहीं बड़ा कर लेता। तुम्हारी क्या ज़रूरत है? So this is the thing. So today's session is going to be what is a child psychology and how to be a vigilant parent. पहले तो पेरेंट बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Okay, so why to learn growing child psychology? Studying development helps you better understand yourself. देखो, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने से अपने आप को हम अच्छे से समझ पाएंगे। एक चीज़ है, अगर आपको मैं बताऊं ना कि सबसे क्लोज या द मोस्ट लव्ड वन इन योर लाइफ, उसका लिस्ट बनाओ ना, तो मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि हम अपना नाम नहीं लिखते वहाँ पे। हम अपने वाइफ का नाम पहले लिखते हैं या हस्बैंड का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद बेटे का बेटी का लिखते हैं, बराबर? अपने आप का नहीं लिखते। जितना हम आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में टाइम देते हैं उतना हम अपने आप को एक्सप्लोर करने में टाइम नहीं देते। और जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो हम वही आपसे सामने वाले बच्चे का बिहेवियर समझने की ट्राई करते हैं, जो आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हेल्प टू लर्न मोर अबाउट योर चिल्ड्रन, वी बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विथ चाइल्ड और चिल्ड्रन।
चाइल्ड साइकोलॉजी, जो पेरेंट नहीं है, नॉन पेरेंट है, उनके लिए रीडिंग इज द बेस्ट थिंग, कि उसे पता चलेगा कि बच्चे कैसे काम करते हैं, हाउ दे एक्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मोमेंट। सब बच्चे सेम नहीं होते हैं, बट उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कि कोई बच्चा वेफर खा रहा है, दूसरा बच्चा आया, तो आपके दिमाग में पता होगा कि मेरा बेटा या बेटी क्या करेगी। इट्स ए प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, यस और नो। बट समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल होता है तो यू विल बिकम एंग्जियस, हाउ ही कैन डू दिस, हाउ शी कैन डू दिस। अरे भाई, शी कैन डू दिस, वो बच्चा है, वो थोड़ी ना मशीन है कि उसके हिसाब से, अपने हिसाब से वो चलेगा। सो दिस इज द थिंग, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट नॉट इज। पहले हमें वही नहीं पता हो कि बच्चे का ये बिहेवियर नॉर्मल है या ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, तो हाउ वी शैल सेग्रीगेट द काइंड ऑफ द बिहेवियर, हाउ वी शैल बी एबल टू। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करता है कि बच्चे का कौन सा बिहेवियर हम नॉर्मल आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एबनॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू जिसके दिमाग में ऐसा है कि ऑटो रिक्शा वाले अच्छे नहीं हैं या नहीं होते हैं, जब आपको अकेला ट्रेवल करना हो, राइट, तो मोस्टली इनसिक्योरिटी लेडीज में ज़्यादा रहती है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलीविंग दैट ऑटोज आर नॉट गुड फॉर सोल ट्रैवलिंग? नहीं, राइट। वैसे बहुत सारे जो होंगे, जो पास्ट एक्सपीरियंस से आपके दिमाग में आए होगा, या तो चीज़ें हम लर्न करते हैं, उसके बाद उसके ऑपोजिट कोई इवेंट बनती है तो हम क्या करते हैं, उसको अनलर्न करते हैं, यस और नो, और उसके बाद रीलर्न करते हैं, यस और नो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, किसी भी चीज़ को हम सबसे पहले ग्रैब करते हैं, राइट, डिस्टॉर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं एंड देन जनरलाइज कर देते हैं। तो कोई भी एक्सपीरियंस जो आपने फिजिकली फेस किया है, फील किया है, वो मल्टीपल डायमेंशन से किया हुआ है, और आप सिर्फ एक थॉट के भरोसे उसको रिलीज कर रहे हो, तो वो क्या होता है, सिर्फ जनरलाइज ट्रूथ होता है, फैक्ट नहीं होता है। आपको क्या लगता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोध दे रहे थे गीता जी का, तो डायमेंशन सब सेम हो गए? नहीं, हम तो पढ़ लेते और बहुत सारे लोग बोल देते कि गीता जी को मैंने पढ़ लिया है, समझा है। समझने के लिए हमें अर्जुन बनना पड़ता है, उसके लिए उसका लेवल और स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो मसल की तरह काम करता है। जितना उनको एक्टिविटी या एक्सरसाइज देते हो, उतना वो आगे बढ़ने की या फिर हमें आइडियाज जनरेट करने की हेल्प करेगा, राइट। तो पहले क्या करते हैं, लर्निंग, अगर उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है तो क्या करते हैं, अनलर्निंग वही चीज़ को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रीलर्न। हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। तो पहले ब्रेन को समझना भी ज़रूरी होता है, और बच्चों के ब्रेन का भी यही होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई मीन दिस इन्फेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टूवर्ड्स द लर्निंग, बट when we are feeding the right input in their brain. What is child development? So as I told you, it's a biological, physiological and the emotional changes. तो देखिए, 2 महीने का बच्चा अपने आप से टर्न नहीं कर सकता है जब सोता है तब, यस, हमें करवाना पड़ता है। बट वही 15 साल का बच्चा अपने आप से अपना खुद का काम सारा कर लेगा। तो इट्स अ डेवलपमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, राइट। देन इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस विथ अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। देखिए, ये प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस किसके लिए होती है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों के लिए हर बार ये नया ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमारी ज़िंदगी भी देखिए, आज से अभी ये मोमेंट से नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट शायद मेरे से बड़े हो, उन्हें पता हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। वैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उसका पहला टीथ टूटता है तो मम्मी को पता होता है कि 6 महीने के बाद वो आने वाला है। सो इट्स प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, बट बच्चे को वो प्रोसेस से निकलना पड़ता है, यस और नो। सो एवरीवन हैज़ टू पास थ्रू ऑल सच काइंड ऑफ द प्रोसेस, और जीना इसका ही तो नाम है। सो इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस विथ, ओके, इट डज नॉट प्रोग्रेस एट द सेम रेट। सबका बच्चा सब सेम रेट से बड़ा होता है? नहीं। तो हम कंपेयर क्यों करते हैं बच्चों को? मेरा बेटा ये नहीं कर रहा है, मेरी फ्रेंड का बेटा तो टेबल्स भी बोल देता है, जबकि दोनों की एज सेम है।
तो हम क्यों वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सब बच्चे जो है वो सेम रेट से ग्रो नहीं कर पाते। ग्रो करने के लिए सबका एनवायरनमेंट अलग होता है। एक बात बताओ, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे बेटे को मैं सेकंड स्टैंडर्ड का जो भी थोड़ा छोटा मोटा सिलेबस होगा उसको मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा सकता हूँ। आर यू अग्री? बट कोई फार्मर का बेटा है तो वो पढ़ा पाएगा नहीं। तो यहाँ पे उनके सर्कमस्टांसेस या फॉर्मर सिचुएशन क्या होती है उसके हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। Development, each stage of process is affected by the former development stage, as I mentioned you. Developmental changes may be strongly affected by genetic factors and events during the parental life. अगर constantly parents के बीच में conflicts होते हैं तो वहाँ पे बच्चे की ग्रोथ पे असर होगा। शाम को जब बच्चा भी थका हुआ होता है, दोनों पेरेंट्स भी थके हुए होते हैं, और इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड अगर वो दोनों एक दूसरे को कंप्लेनिंग मोड में आते हैं तो बच्चे के पास उतनी सेंस नहीं होती है कि कौन सही है कौन गलत है, ये क्या हो रहा है। ही और शी विल नॉट बी एबल टू कंप्रहेंड द सिचुएशन। और उसके बाद क्या होता है, बच्चे के दिमाग में कॉन्स्टेंटली ऐसे थॉट आते हैं जो वो बिलीव ही नहीं कर सकता और प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता और उसे कंप्रहेंड भी नहीं कर सकता। इसके बाद कोई इवेंट बनती है तो बच्चा डरता है कि मैं इसके ऊपर भरोसा करूं कि ना करूं। बच्चे को कॉन्स्टेंटली डर होता है तो बच्चा सहमे सा रहता है, डरा हुआ कॉन्स्टेंटली रहता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, राइट, और किसी को फेस भी नहीं कर सकता है। दिस इज द हार्श रियलिटी। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने अच्छी बातें करो, अगर बुरी बात है तो बच्चों को एक्सक्लूड करो। देन जेनेटिक्स, अगर किसी की हाइट शॉर्ट है तो बच्चा शॉर्ट पैदा होगा। देखो यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा पीयर प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। किसी बच्चे की हाइट इतनी होती है ना तो इसका नाम तुरंत रख देते हैं उनके फ्रेंड्स, यस और नो? तो वो बच्चे की कहाँ गलती है? So with kind permission of Rushik Karatia sir, let us have tea break of 10 minutes. And खुशबू मैडम की बड़ी इच्छा थी कि उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन लिया तो आप लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो वो ले, तो हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं हमारे एंट्रेंस पर और वहाँ एक ग्रुप फोटो लेकर आप तुरंत चाय पी लीजिए और 10 मिनट के बाद यहाँ वापस आना है। थैंक यू ऋषिक सर, थैंक यू। वैसे भी टी ब्रेक की अभी जरूरत है, प्लीज हैव इट। वी ऑलवेज डील विद दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक शिक्षक के जीवन में बच्चे ही तो सब कुछ है, तो बच्चों का मानस शास्त्र समझना एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हमने जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे ऋषिक करेटिया सर को हमारे यहाँ बुलाया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर ग्रांटिंग अस द ब्रेक। बराबर है? नाउ प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन एंड यू कैन कंटिन्यू टेकिंग नोट्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच ऋषिक सर, द स्टेज इज योर्स नाउ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। शिक्षित होना और शिक्षक होना अपने आप में दोनों अलग बात है। शिक्षित ऑलमोस्ट सब होते हैं अभी के टाइम में, शिक्षक सब नहीं होते। और अगर आप शिक्षक भी हो और शिक्षित भी हो तो आप ऐसे व्यक्ति को तैयार कर सकते हो जिसकी आपने कभी प्रेडिक्शन भी नहीं की होगी कि या ही और शी मे बी टर्न आउट इनटू दिस। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर साइंस टीचर हियर? साइंस कौन पढ़ाता है आप में से? साइंस टीचर्स प्लीज रेज योर हैंड्स। मैथ्स टीचर्स? 2-3, ओके। एसएस? ओके। एंड इंग्लिश? आप मुझे बताइए कि आपने रिसेंटली जो टॉपिक पढ़ाया, मैं एज्यूम करता हूं कि 4 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा मिनिमम। मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, राइट? उतना तो होगा ही आपका। तो ये 5 साल के ड्यूरेशन में सपोज कोई चैप्टर ले लिया आपने, रिप्रोडक्शन या फिर कोई भी फिजिक्स का मोशन ले लिया, राइट? तो क्या आपने मोशन को मोशन के तरीके से ही पढ़ाया है? समझ रहे हो आप मेरी बात को? मोशन को मोशन के तरीके से ही पढ़ाया है जैसे पढ़ाया जाता है, कि उसमें आज कुछ आपने नया डाला है? मैं हर बार जो मैं सर से बात कर रहा था तो मुझे ये याद आया, मैं हर बार एक ही टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाता हूं।
मैं हर साल रिवाइज नहीं करता हूं, मैं हर साल इंप्रूव करता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट दैट मच जजमेंटल। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हो बच्चों को तो मेक इट इंटरेस्टिंग। बच्चे दो तरीके से सीखते हैं, एक प्यार से और एक फन से। अगर हम फन ऐड नहीं कर पाते हैं तो प्यार से हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारी भी तो कुछ इमोशंस की कुछ थ्रेशोल्ड होती है ना। बच्चा कितना भी कूद ले, ये कर ले वो कर ले, क्या हर बार प्यार से बच्चों को बोलोगे नहीं बस कर बेटा, ये मत कर बेटा। क्या है कि आप कुछ 4 या 5 बार तक ही बोल सकते हो, उसके बाद हमारी वॉइस जो होती है उसकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी रेज हो जाती है, समझे? और उसके साथ हमारा भाव भी, तब हमें अपना बच्चा बच्चा नहीं लगता है। अब अगर वो भाव या वो सेंस को एक बार डीपली चेक करोगे ना तो पता चलेगा क्यों गवर्नमेंट ने मारने का रूल बंद कर दिया है। आपको पता है? क्योंकि मारना जब चालू होता है ना तब टीचर भूल जाता है कि ये मेरा बच्चा है और मैं टीचर हूं, वो राक्षस बन जाता है और फिर वो अपना किसी भी तरीके का गुस्सा वहां पे निकालना चालू कर देता है। सो दिस इज द मेन रीजन। हम जो पढ़े हैं वो सिस्टम ऐसे ही है कि मारने से ही आता है, मारने से ही आता है। सही बात है, मारने से आता है, क्योंकि मारना मतलब डर पैदा करना। या तो आप फोर्सफुली समझाओ किसी को या तो प्यार से समझाओ, बराबर। तो ये वाला कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस है, जिसमें 0 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 11 एडल्टसेंस, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। देखते हैं क्या है। देखिए, इन्फेंसी, इन्फेंट पीरियड बाय फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स। यहां पे सिर्फ 2 ही चीज वो एक्सपीरियंस करता है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। अगर मम्मी फीडिंग देती है तो उसे वहां पे ट्रस्ट आता है, अगर उसे प्यार से कोई खिलाने वाला होता है तो उसे वहां पे ट्रस्ट आता है, या फिर वहां पे अगर नहीं है तो ट्रस्ट इश्यूज होता है, राइट। और उनका प्राइमरी गोल क्या होता है? खाना, फीडिंग। उसे खाने की ही आशा रहती है हर बार। क्यों? क्योंकि वहां पे मैक्सिमम डेवलपिंग स्टेज होता है, राइट। उसके बाद आते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। देखिए, बच्चे जब ग्रो करना चालू करते हैं तब वो चीजों को अपने आप करना प्रिफर करते हैं, बराबर। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने ऊपर डाउट भी करते हैं। और उसके बाद अगर पीयर प्रेशर आता है और कुछ ऐसी चीज होती है तो वहां पे उसको शर्म भी आती है। जैसे कि कोई ऑर्गन हमारे गर्ल्स में, कोई सारे जो प्यूबिक एरियाज में जो जितने भी, या फिर उसके जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, राइट, तब गर्ल्स को अगर सही तरीके से समझाया सिखाया ना जाए तो वो हॉरिफाइड हो सकता है उनके लिए। सेम विथ बॉयज। तो यहां पे शेम का भी कंसेप्ट आता है। उसके बाद आते हैं प्री स्कूल, मतलब 3 से 5 साल का। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव क्या लेते हैं? अब यहाँ पे प्री स्कूल में उसके पास नई नई पेंसिल आती है, पेजेस आते हैं, और उसके बाद ये चालू करते हैं ड्रॉ करना। बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कहाँ से चालू होती है पता है? स्क्रिबलिंग से। स्क्रिबल करवाते हैं तो उससे वहां पे उनकी मोटर स्किल डेवलप होती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर पेरेंट जिसके बच्चे 4 साल से बड़े हैं? ओके। इसमें से कितने पेरेंट हैं जिसके बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते? 1 2 3 4। कितने पेरेंट्स हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए वैसे इंक्लाइन करते? मैं खुद हूं। मैंने खुद ने फ्लूट सीखा, मेरे बेटे को मैं पियानो सिखा रहा हूं। व्हाट इज द रीजन? म्यूजिक। यस, म्यूजिक से हमारे दोनों जो ब्रेन होते हैं वो सिंक करते हैं, पूरा पोर्शन जो है वो एक्टिव रहता है। और डीप मेडिटेशन स्टेप में आप ऐसे ही चले जा सकते हो। बट मेरा इंटेंशन इससे भी थोड़ा अलग था, मोटर स्किल डेवलप करना। बच्चों में मोटर स्किल डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा 3 साल का बच्चा जो होगा वो ऐसे ऐसे चलता होगा, बट 4 साल का होता है या 6 महीने के बाद वो ऐसे स्टेबल चलना चालू करेगा, आगे भी चलना चालू करेगा, पीछे भी चलना चालू करेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज मोटर स्किल। मोटर स्किल बहुत ही जरूरी है बच्चों में। मेरा बेटा ठीक से लिखता नहीं है, ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ता है। क्या आपने कभी सिखाया है उनको कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, स्ट्रोक कैसे देते हैं?
अगर सिखाया होगा तो आपका बेटा जरूर करेगा. इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस. एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटर स्किल डेवलपमेंट. इसलिए सीबीएसई में जादुई पिटारा, ई जादुई पिटारा करके एक एप्लीकेशन है जिसमें वो रिकमेंड करते हैं बच्चों को ढोल सिखाओ, डफली सिखाओ या फिर फ्लूट सिखाओ. ये वाला भी है. अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो वहां पे ई जादुई पिटारा करके एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको. पूरी सीबीएसई ने डेवलप की है बच्चों को कैसे ग्रो किया जाए, मोस्टली प्री स्कूल के बच्चों को. तो वहां से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है. उसके बाद आ जाते हैं या एक्सप्लोरेशन. उनका पर्पस होता है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. जब ये प्री स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो एक्सप्लोर करना चालू करते हैं. भले ही उसको ठीक तरीके से सिर्फ एक ही ईंट के ब्लॉक से वो चलना आ जाता हो, बट उसके लिए वो सबसे बड़ा एक्सप्लोरेशन होता है कि हाँ मेरे से बैलेंस हो गया. राइट. हमारे लिए तो वो छोटी बात होती है, तो हमें वहां पे अप्रिशिएट करना चाहिए. क्या बेटा तू बैलेंस कर सकता है, अरे वाह वेरी गुड. राइट. सो दिस इज द थिंग. उसके बाद आ जाता है स्कूल एज, 6 से 11 ईयर्स. इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियोरिटी. देखिए यहाँ पे ईगो का डेवलपमेंट चालू होता है. इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कुछ नई चीजें करना और डेमोन्स्ट्रेट करना, लोगों के सामने दिखाना कि मैं कुछ हूं, मुझे कुछ आता है. अब वो कुछ आता है, वो उसके चक्कर में वर्किंग आउट नहीं कर रहा है तो उसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा. या फिर उनका रिजल्ट अगर फेल आता है तो वहां पे बच्चों को इंफीरियोरिटी फील होता है. और उनका देखिए लाइफ का मैक्सिमम पार्ट ये एज ग्रुप का कहाँ बीतता है, स्कूल में. और मैक्सिमम उनका मेन गोल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है. नेक्स्ट एज ग्रुप है एडोलसेंस, जो पढ़ने की और प्यार करने की उम्र साथ में आती है. राइट. इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ये चीज होती है जहां पे मैक्सिमम थॉट प्रोसेस बढ़ती है, मैक्सिमम हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं. बच्चे फिगर आउट नहीं कर पाते व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. राइट. और वो सलाह कहां से लेंगे, क्योंकि इसके साथ देखिए इंफीरियरिटी के साथ कंफ्यूजन भी आता है. राइट. सॉरी, आइडेंटिटी के साथ कंफ्यूजन भी आता है. यस. तो वो मैक्सिमम कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, किसी से सलाह नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि ईगो भी प्रॉपरली डेवलप्ड हो चुका होता है. वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को नॉनसेंस मान के चल देते हैं. और उसके कारण क्या होता है, अपने जैसे फटे ढोल या फटा ढोल जो है वैसा ही उसका फ्रेंड होता है, उससे वो सलाह लेता है. और उसकी सलाह भी तो ऑथेंटिक हो, किसने बोला. राइट. और वहां उनका प्रॉब्लम चालू होता है. इसलिए ये एज ग्रुप जो है ना 12 से 18 तक, वो मोस्ट कंफ्यूजिंग एज ग्रुप माना जाता है. कि यहाँ पे लोगों की कंफ्यूजन चालू होती है. और यहाँ पे उसकी एज से 3 या 4 साल बड़ा कोई भी उसका हेल्पर हो ना उसके साथ में, तो ये एज ग्रुप बहुत आराम से निकल सकता है. देन 19 to 40 इंटीमेसी, आइसोलेशन. मैक्सिमम फोकस रहता है रिलेशनशिप में. सिर्फ रिलेशनशिप स्पाउस के साथ ही नहीं होता है, भाई बहन के साथ भी होता है, सोशल रिलेशनशिप होता है. तो हम ये एज ग्रुप में हमारा मैक्सिमम फोकस होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग में और मेंटेनेंस में. राइट. और कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हम करते रहते हैं, उसको सुधारते रहते. ये वो वाला स्टेज है. और उसका जो आउटकम होता है, हमें मैक्सिमम क्या चाहिए होता है, लव. राइट. उसके बाद मिडल एडल्टहुड, जनरेशन वर्सेस स्टेग्नेशन. देखो अभी ऐसा है कि मेरे दादा हो ना, तो मुझे कुछ करना हो तो मुझे उनको बताना या पूछना जरूरी नहीं लगता है. ये जनरेशन ऐसी हो गई है. जबकि हम अगर बाहर निकलते हैं ना, हमें पता है हमारे पेरेंट्स नहीं पूछते तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे, बट हम बताना जरूरी समझते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं या मैं बाहर जा रही हूं. बट अगर एक पूरी जनरेशन बीच में चली गई ना, तो वहां पे किसी का भी कोई लगाव नहीं रहेगा. और उसके कारण क्या होगा, मेरे बच्चे जो है वो मेरे पापा को बताना जरूरी नहीं समझेंगे. इसलिए न्यूक्लियर फैमिली से अच्छा है ज्वाइंट फैमिली. बच्चे आपके कब बड़े हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा. और जिसने आपको बड़ा किया है वो आपके बच्चों को बड़ा करेंगे. तो बताइए उन्होंने जितनी प्रॉब्लम या जितनी मिस्टेक्स आपने की है उतनी वहां पे रिपीट होगी, नहीं होगी. इसलिए इट विल बी, ही और शी विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स. सो दिस इज द थिंग. और हम 40 से 40 65 तक तो यही इसमें ही, मतलब 19 से 40 तो इसमें ही उलझे रहते हैं रिलेशनशिप में.
उसके बाद 40 to 65 जनरेशन वर्सेस स्टेग्नेशन। देखिए यहाँ पे स्टेग्नेशन से मतलब है कि लाइफ में कुछ नहीं किया उसका अफसोस सबसे ज्यादा ये एज ग्रुप को सताता है, राइट। इसलिए 40 से पहले एक बार तो अपना गोल फिक्स कर दो और नक्की कर लो कि हाँ मुझे ये करना है, ताकि आप जब मरो ना तब सुकून से मरो। आपको मरते वक्त अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे से ये नहीं हुआ। अपना अगर एक बुक है 7 या 5 विशेस ऑफ डाइंग, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि मरते हुए लोगों की मानसिकता क्या होती है। एक बार पढ़ लेंगे ना आप अगर, तो आपको पता चलेगा कि मरते वक्त कैसा महसूस होता है। कोई एक ऑथर होता है जो अपने लाइफ का 15 to 20 ईयर्स दे देता है, राइट, लिखने में। तो क्यों ना हम एक महीने या 15 दिन में वो उनकी लाइफ 15-20 साल की लाइफ एक बार जी ले, तो हमें भी पता चले कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। उसके बाद आता है मिडिल एडल्टहुड, सॉरी स्टैग्नेशन तो हो गया, मैच्योरिटी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अगर किसी भी बुजुर्ग का ईगो अभी भी जीवित है या जिंदा है, तो वो बुजुर्ग को आज भी अकेला ही रहना पड़ेगा, जबकि सबसे ज्यादा वो बुजुर्ग को हमारी जरूरत वो पीरियड में होती है। पहले तो बॉडी साथ नहीं देता है, उसके साथ कभी कभी स्पीच भी चली जाती है अगर पैरालिसिस होता है तो। जो बंदे ने कभी भी आज तक ईगो के कारण हेल्प नहीं ली है, उसे आज कंप्लीटली 100% हेल्प लेनी पड़ रही है, राइट। तो लाइफ के अगर ये सारे स्टेजेस को एक बार कहीं से पढ़ के उसको अपने भाव में उतार के अगर देखा जाए ना, तो पता चले कि अपने ईगो का कौन सा लेवल है, वो ईगो को कहाँ नीचे लेके आना है, अपने रिलेशन का कौन सा लेवल है, कौन सा रिलेशन हमें कब चाहिए होगा, और वो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अभी से हम कैसे पानी पिला सकते हैं। सो दिस इज द थिंग अगेन। और देखिए ये मैच्योरिटी पीरियड पे विजडम ही होती है। आपको सलाह लेनी हो तो आप किसके पास जाओगे? बुजुर्ग के पास ही जाओगे ना। व्हाई? बिकॉज आउटकम क्या होता है उनका? विजडम ही होता है। वो सही सलाह ही देंगे आपको और अपनी लाइफ से डिराइव करके देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्फेंसी, बर्थ टू 18 मंथ्स। देखिए अगर उसकी पॉजिटिव साइड देखने जाए तो सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड वार्मथ होती है। बट ये लेक हो तो क्या क्या होता है? बच्चे में फियर डेवलप हो सकता है, इनसिक्योरिटी डेवलप हो सकती है, अनसर्टेनिटी डेवलप हो सकती है, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू मिसट्रस्ट। बच्चे को समझ में नहीं आता है कि किसको पर ट्रस्ट करे या किसके ऊपर ट्रस्ट ना करे। नेक्स्ट, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट्स। तो ये कौन सा है? 2 to 3 years ओल्ड। सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस, लोकोमोशन। बच्चा ये एज में आराम से प्रॉपरली चल सकता है। अब अगर आप सबको पता ही होगा कि कौन सी एज पे बच्चा कैसा बिहेवियर शो करना चाहिए, राइट। देन टॉयलेट ट्रेनिंग इज एसेंशियल इन हियर। अगेन लेक्स सेंस ऑफ परमानेंसी। बच्चे को पता नहीं होता है कि कौन सी चीज परमानेंट है, कौन सी चीज टेम्पररी है। मेरे हिसाब से तो ओनली टेम्पररी इज परमानेंट, ओनली टेम्पररी इज परमानेंट। आप हर एक जगह पे देखो, आपने एक बार सोचा हो ना, हाँ अब तो सेट हो गए, तब जाके कुछ नया आता है जो सेटिंग बिगाड़ता है। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी, ओनली टेम्पररी थिंग्स आर परमानेंट फॉर अस। आगे बढ़े, सेपरेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। यहाँ पे भी बच्चा ये एज ग्रुप में जो होता है वो मोस्टली मिक्स नहीं होता है, अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि वो सीखता होता है। उसकी ब्रेन जो है, उसका ब्रेन जो है वो डेवलप होता है, उनकी सेंसेस जो होती है वो डेवलप होना चालू करती है। देन अगेन उसमें ही इंपॉर्टेंट टास्क इन दिस स्टेज, पिकिंग आउट ओन क्लॉथ्स एंड ड्रेसिंग सेल्फ। देखिए कुछ मम्मी इतनी पजेसिव होती है कि अपने बच्चों के कपड़े खुद ही लेके आ जाती है। उनको अलाउ तो करो सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए। मैंने अभी देखा है, मेरा एक बच्चा 10th में है, राइट, उसकी मम्मी आज भी उसके लिए कपड़ा लेके आती है, और वो मुझे बोल रहे कि सर इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है। मैंने बोला उसकी नहीं, पहले आपकी मेंटालिटी डेवलप करनी है। बच्चा 10वीं कक्षा में, 10th स्टैंडर्ड में, व्हाई आर यू चूजिंग फॉर हिम? कल आप उनकी वाइफ भी उनके लिए चूज करोगे। हु विल बी एट द ब्लेम जब उनको प्रॉब्लम होगा? यू आर सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। बच्चों के ऊपर इतना कंट्रोल क्यों? जब वो अपने आप से चल सकते हैं तो कंट्रोल क्यों कर रहे हो? ये वाला एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था। देन डेवलप फूड प्रेफरेंसेस। मेरा बेटा तो ये नहीं खाएगा, आप कभी खिलाते हो? कभी तो खिलाइए।
तो खाएगा ना वो, राइट। तो फूड प्रेफरेंसेस, फूड के लिए भी बच्चों को उनके ऊपर डिपेंड होने दीजिए। नहीं खा रहा है तो ट्राई करिए कि वो खाए, और खिलाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से उसको परोसोगे तो वो खाएगा, राइट। तो एवरी टाइम फूड पैकेट इज नॉट द ऑप्शन, बट कुछ मम्मियां होती है या कुछ फादर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि हाँ आज कुरकुरे लेके जाएगा, कल सॉलिड मस्ती लेके जाएगा। डू यू नो हाउ मच एक्सटेंड्स द एसिडिटी लेवल ऑफ द ब्लड विल राइज अप टू? वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस। सबसे बड़ा अद्भुत और अलौकिक मशीन ये है। सब झेल सकता है उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि सब डालते ही रहे। हम अपनी बॉडी से ज्यादा चिंता करते हैं मोबाइल के स्क्रीन गार्ड की, ये हम है, राइट। ओके, चूजिंग विच टॉयज टू प्ले विथ, ये बच्चा सिलेक्ट करता है, बट कभी कभी बच्चे के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, तब बच्चे में ये जो वर्चूज है वो डेवलप नहीं होते। उसके बाद मास्टरिंग टॉयलेट ट्रेनिंग, ओके ये तो मैंने बताया। अगर बच्चा ये सारी चीजें कॉन्फिडेंटली कर रहा है तो योर चिल्ड्रन विल बी टर्न आउट इनटू कॉन्फिडेंट चाइल्ड, अदरवाइज ही और शी विल बी लूजिंग कॉन्फिडेंट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। और उसमें सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? सही गलत का डिसीजन लेना। उसे नहीं समझ में आता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। देखिए प्री स्कूल वाले बच्चे 3 to 5 years, अभी ये कल्चर हो रहा है, राइट। मैंने कहीं जोक सुना था कि अभी के बच्चे अगर रिफ्रेश होना चाह रहे हैं तो वो कहीं पे मनाली या कहीं और घूम के आते हैं, बराबर। अगर हमें रिफ्रेश होना हो तो एक थप्पड़ लगा देते थे, हम रिफ्रेश हो जाते थे। आप सब यही जनरेशन वाले हो ना, मेरी जनरेशन वाले, राइट। जहां पे बाहर घूमने जाना मतलब इट्स टू एक्सपेंसिव, अभी ऐसा है नहीं है, राइट। तो these are the activities that children will carry out by themselves. And master locomotion and toilet training, control over environment. देखिए इससे क्या होता है, कंट्रोल ओवर एनवायरमेंट। वैसे तो हम भी किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा वेफर का पैकेट खा रहा है, मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया, और कोई दूसरा बच्चा यहां पे आया और उसे नहीं देना है तो सी ही विल मैनिपुलेट। ये थोड़ी खानी चाहिए, इसमें तो ज्यादा सॉल्ट है, इसमें तो ज्यादा ये तो ज्यादा तीखा है, मतलब ही विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द थिंग्स, राइट। आप देखो तो आपको पता चलेगा। अगर बच्चे को पैसे चाहिए या कुछ चीज चाहिए ना, मैं मेरे बेटे के साथ जाता हूं ना तो वो मुझे बोलता है पापा वो किंडर जॉय है ना, मैं बोलता हूँ हाँ बेटा, उसमें ना कीड़े मकोड़े होते हैं, मैं नहीं खाता हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब इससे उसका तात्पर्य क्या था कि उसे खाना है, राइट। तो ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी। हमारे ब्रेन से वो खेलते हैं, व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू कंट्रोल द एनवायरमेंट। लिमिट टेस्टिंग, कभी देखा है आपने मना किया बच्चे को और बच्चे ने वो फिर भी किया? नहीं देखा है? देखिएगा मैम, वो करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। पापा ने मना किया है, अब करके देखते हैं होता क्या है। देखिए ये उसको इंटेंशनली नहीं वो करना होता है, वो करके देखना चाह रहा है कि होता क्या है। सब मना कर रहे हैं बट होता क्या है वो तो देखो, राइट। तो ये अनकॉन्शियसली करता है, हमारी लिमिट को और अपनी लिमिट को पुश करने की और टेस्ट करने की ट्राई कर रहा है। उसके बाद आता है असर्शन ऑफ पावर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि लीडरशिप की जो वर्च्यू होती है वो दिखाने की ट्राई करता है कि हाँ आई एम सुपीरियर, आई एम एट द सेंटर ऑफ द टेबल, राइट। तो वो भी शो करना चाह रहा है। देन सेंस ऑफ पर्पस, उसे पता हो रहा है, अभी चल रहा है कि हाँ मुझे ये करना है ना तो मैं ये करूंगा। दैट इज वाई मोस्टली चिल्ड्रन आर स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम्स टुवर्ड्स द पेरेंट्स, और हम वो टेंट्रम को जलते हैं। हाँ बेटा तुझे भाखरी पसंद नहीं है ना, रोटी खा ले। नहीं तुझे भाखरी ही खानी है आज तो ये खा पहले। इससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने हिसाब से सिचुएशन नहीं मिलती है, तब एडजस्ट होने का जो परसेप्शन डेवलप होता है ना वो इससे होता है, अदरवाइज हम टॉलरेट नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, बराबर। आपने वो सुसाइड का रीजन देखा हो ना तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द मोस्ट सिली रीजन, बट वो रीजन के पीछे थॉट प्रोसेस आपने देखी हो तो पता चलेगा। अब बच्चे
अभी की जनरेशन के बच्चे फेलियर्स हैंडल नहीं कर पा रहे। रीजन, हमने बच्चों को हमेशा पहले नंबर पे आना ही सिखाया है। हम बच्चों को ऐसा नहीं बोलते हैं कि चल आज तेरा 3rd रैंक आया है ना, आइसक्रीम खाता है। अभी 1 महीने पहले ही मेरे भाई ने मुझे बोला कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है। मैंने बोला छोड़ दे, राइट। उसने छोड़ दी। उस दिन वो बोल के आया कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू राइट फ्रॉम टुडे, राइट। उसके बाद मैं उसको शाम को डोसा खाने लेके गया था। सो दिस इज द रीजन कि हम अगर बच्चों को उनके फेलियर या फिर उनके अनसक्सेस कुछ भी चीज हो, उसको अगर अप्रिशिएट करके उसको आगे बढ़ाना नहीं सिखाएंगे तो वो अपनी फेलियर्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बच्चे का छोड़ो, पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे। अगर कोई उसके कंटेम्पररी बच्चा उसके साथ है ना, अपने फ्रेंड का, तो वो कॉन्स्टेंटली उसके साथ अनकॉन्शियसली कंपेयर करता रहेगा। इसके 2 मार्क ज्यादा है, साइंस में 2 मार्क ज्यादा है। वो नहीं देख रहा है कि आपके बच्चे को पता है कि पोर्टल किसे बोलते हैं, वर्म होल किसे बोलते हैं। वो नहीं देखेगा। वो मार्क्स कब कितना कम आया ना, वो देख रहा है। सो दिस इज द थिंग। रोल प्लेइंग, देखिए 4 या 5 साल के बच्चे होते हैं, वो कभी डॉक्टर बनते हैं, कभी टीचर बनते हैं। तो ये एज में ये चालू हो जाता है बच्चों का। तो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो कौन से एक्सटेंट तक टीचर को समझ पाया है, डॉक्टर को समझ पाया है, या उसके सबकॉन्शियस में क्यों ऐसा है। अगर हम वो ऑब्जर्व करें तो पता चले कि उसका इंटरेस्ट कौन सा है, राइट। उसके बाद एक्सप्लोरेशन, तो बच्चे कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं, तो उनके लिए वो एक्सप्लोरेशन हो गया। हमारे लिए चीजें टूटी हुई हम बोल सकते हैं। देखिए एक घर की हाउसवाइफ के हाथ से ग्लास गिर जाए तो वो ग्लास को गिर गया बोलते हैं, बट वही अगर हस्बैंड से या बच्चे से गिरता है तो गिराया बोलते हैं। इवेंट तो सेम ही है ना, यस और नो। सो दिस इज हैपनिंग, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्रीज का यहां से मतलब है कि आपके बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि कुछ अपने आप से करना चाह रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, भले ही वो छोटी सी चीज हो हमारे लिए, बट उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये कंप्लीटली एडवेंचर से कम नहीं है। सो कॉन्फिडेंट, अब यहां से क्या होगा, कॉन्फिडेंट बच्चा, कॉन्फिडेंस भी बनेगा, कॉम्पिटेंस भी बनेगा। ये कब आएगी, बच्चे को पता चलेगा कि मेरी कैपेबिलिटी है, तब जाके बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा। और उसे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, सेंस ऑफ प्राइड। उसे 5 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो ये उनके लिए क्या है, रिवॉर्ड है। अकम्प्लिशमेंट एंड एबिलिटीज, राइट, तो ये उसके साथ ही कनेक्टेड है। इंक्रीज लिमिट टेस्टिंग, अगेन वो बंदा अगेन जो प्रीवियसली किया था उससे ज्यादा करने की ट्राई करेगा। एंड एक्सप्लोरेशन, इंडिपेंडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये उसका ही पार्ट है। देन आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, adolescents 12 to 18, as I mentioned, potentially challenging turbulent teenage years। समझ में नहीं आता है कि क्या सही है या क्या गलत है। कभी कभी उनको तो वही समझ में नहीं आता है कि उनको क्या समझ में नहीं आता है, टोटली ब्लैंक। उसे क्या करना होता है वही उनको पता नहीं होता है, वो बस करते रहते हैं। देन सेपरेशन, ओके। इंडिपेंडेंस, उनको ये एज में क्या चाहिए होता है, इंडिपेंडेंस होती है। लीव मी अलोन, 13 साल के बच्चे बोलते हैं लीव मी अलोन। तुम्हें पता है लीव मी अलोन का मतलब क्या होता है? कुछ भी होता है तो जस्ट लीव मी अलोन। आप अगर ये लोगों की चैट पढ़ो ना तो आपको पता चले, राइट, हाई लेवल की चैट होती है, उनकी एज से बड़े बड़े उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, बट सिर्फ टेक्स्ट में। ये सारे मैसेजेस या सारी चीजों को अपने जीवन में उतारे नहीं होते, और इसलिए मोबाइल युग के जमाने में दीज आर द एज ग्रुप जो सबसे अकेला पड़ जा रहा है। उनको अपने मोबाइल के साथ मोबाइल की कंपनी बहुत ही पसंद आ रही है, क्योंकि उसे वो वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं। और हम भी क्या कर रहे हैं, हमारी सहूलत और सुविधा के लिए हम उसको अलाउ कर रहे हैं। मम्मी को कुछ 2 घंटे का 1 घंटे का काम है, मोबाइल दे दिया। मोबाइल देना अच्छी बात है, बट आप मोबाइल में वो क्या देख रहा है वो आपको पता है? आप कंट्रोल कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो एक बार देखो, 15 मिनट के बाद कि 20 मिनट के बाद पूछो, बेटा क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो?
तो आपको पता चलेगा कि वो सही में क्या देख रहा है। आपने कभी नाम नहीं सुने हुए ना, वैसे तो वो वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे। दिस इज द फैक्ट। लिमिट टेस्टिंग एंड सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, यहां से उनको ईगो डेवलप होने के साथ साथ मैं कुछ हूं उसकी सेंस डेवलप होनी चालू हो जाती है। मुझसे कुछ होता है, मैंने किया। देन यहां पे देखो आइडेंटिटी क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होती है। सेट ऑफ बिलीफ्स आइडियाज एंड वैल्यूज दैट हेल्प शेप बिहेवियर लीड्स टू फिडेलिटी। फिडेलिटी, यहाँ पे फिडेलिटी से मतलब है लॉयल्टी या फिर सोशल ग्रुप में कैसे मिंगल हो जाना लोगों के साथ, वो उनकी आइडेंटिटी होती है। बट पर्सनालिटी उसके टेम्परामेंट और कैरेक्टर से डिसाइड होती है। इसलिए जोहरी विंडो का अगर हम कहीं मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी ट्रू सेल्फ क्या है, लोग हमें किस परसेप्शन से देखते हैं, सही में हमारे में क्या चीज है जो हमें भी नहीं पता है, लोगों को भी नहीं पता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता है, लोगों को नहीं पता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमारी कैपेबिलिटीज हमें नहीं पता है बट उनको पता है। इसलिए हमने कभी स्टेज पे आके नहीं बोला है बट लोग बोलते हैं कि तू अच्छा स्पीकर है, जाके बोल। तो ये जोहरी विंडो से हमें मिलता है कि हमारी ट्रू एबिलिटी क्या है। Then tips to keep help kids in developing social and emotional skills. देखिए सोशल कॉम्पिटेंस जो होती है नॉट ओनली इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कोऑपरेट विद पीयर्स, बट ये हमारे में क्या क्या डेवलप कर सकती है, एम्पैथी, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स एंड शेयर जेनरसिटी। अब ये सब डेवलप तो करना है बट कैसे करें, बच्चे कैसे सीखते हैं, कोई बता पाएगा मुझे? अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं पता है, पढ़ने से सीखते हैं पता है, आपसे कैसे सीखते हैं बताइए? प्लीज रेज योर हैंड। पेरेंट्स से कैसे सीखते हैं? टीचर से नहीं, पेरेंट्स से। बच्चे पेरेंट्स से कैसे सीखते हैं? यस सर प्लीज। ऑब्जर्व करते हैं। और कुछ? देखिए मदर जो बोलती है ना वो बच्चा करता है, और फादर जो करते हैं ना वो बच्चा करता है। इसलिए फादर्स या ओल्ड पापाज, उसके लिए मेरी एडवाइस है कि आपको अपने बेटे को जो बनाना है ना वो आप बनना चालू करो। और मम्मियों को मेरी एडवाइस है कि आपके बेटे में अगर रीडिंग हैबिट डालनी है तो आप उनके सामने 5 पेजेस पढ़िए हर रोज। वो करेगा ही 100%, मैं आपको बोल सकता हूं, ये मैंने की हुई चीज है। राइट? फादर बोलेंगे ये मत कर, बट फादर कर रहा है तो वो करेगा ही, कंफर्म करेगा। दिस इज द थिंग। बच्चे ऐसे ही सीखते। यस मैम। गर्ल्स मैम, कोई भी बच्चा हो, कोई भी, गर्ल्स मोस्टली फादर से कनेक्टेड ज्यादा रहती है और बेटा जो है वो मदर से कनेक्टेड रहता है बराबर। बट ये जेनेटिक्स में ही है कि मम्मी जो करती है कहती है वो बच्चे मानेंगे, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब सबसे पहला स्पर्श, टच माँ का होता है, और वहां से ही उनका ट्रस्ट बिल्डअप चालू हो जाता है। समझे? अगर वो ही माँ नहीं हो और कोई किसी दूसरी माँ के साथ उसको रख दिया जाए तो वो बच्चा वही अपनी माँ समझने लगता है। तो दिस इज अ राइट मोमेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ट्रस्ट डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। पापा बाद में आते हैं। या अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए। देन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द चिल्ड्रन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम सोचते हैं कि ये उसे नहीं करना चाहिए तो हम कुछ नेगेटिव रीइंफोर्स कर सकते हैं उनको, बट अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो पॉजिटिवली भी हम उनको रीइंफोर्स करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि यस यू आर डूइंग वेरी वेल, बट बेटा तू इससे भी अच्छा कर सकता है अगर ऐसे करे तो। देखिए कभी कभी ना हमारा सिर्फ डिलीवरी का तरीका जो होता है ना वो गलत हो ना तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे साथ जितने भी टीचर्स काम करते हैं ना मेरे अंडर में, उसको ऐसा नहीं बोलता हूं कि आपको ये से करना चाहिए। मैं उनको बोलता हूं कि मैम अगर हम ये से ना करके वैसे करें तो अपना आइडिया खुद देंगे। हाँ सर ऐसे हो सकता है, तो इससे मेरा काम हो जाता है कि हाँ मैम करेंगे और बेटर वे से करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय खुशी से काम करने चाहिए। एम्प्लॉय का एनवायरमेंट वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मुझे नहीं आना है। मैं हर बार ये ध्यान रखता हूं कि मेरे टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक भी बार ऐसा थॉट ना है कि मुझे काम नहीं करना या नहीं पढ़ना है। बस मैं ये थॉट प्रोसेस पे काम करता हूं। आगे बढ़े।
देखिए, कोऑपरेशन इज अ वन स्किल दैट बेनिफिट्स ट्रेमेंडसली फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। बच्चों को बोलो कि जा अंकल को हेल्प कर, उससे वो हेल्प करने का जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, वो फील होगा उसको। हेल्प करना चाहिए वैसे नहीं बोलना है हमें, और बच्चों को हेल्प करना चालू करवाना है तो पहले वो जैसे देखते वैसे हमें हेल्प करना चालू करना पड़ेगा लोगों को। मेरा ही एक्सपीरियंस है, मेरे दादा के साथ में जब जाता था तब बीच रास्ते में अगर कोई कांटा हो तो दादा निकाल के साइड में कर देते थे, मैं देखता था। मैंने कभी आज तक पूछा नहीं है, बट वो ट्रेडिशन में आज फॉलो कर रहा हूँ। कांटा या कोई भी चुभने वाली चीज हो तो मैं साइड में कर देता हूँ, वो मेरा बेटा देखता है, मुझे वो सिखाने की जरूरत नहीं है। Giving your children to interact and play with other kids is one of the best way to teach your child how to relate to others. बट यहाँ पे भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। कंट्रोल्ड कैसे? आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। फ्यू पीपल आर टॉक्सिक, फ्यू चिल्ड्रन आर ऑल्सो टॉक्सिक, राइट? और वो टॉक्सिसिटी उसकी देन नहीं है, उसमें तो आई है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंट, बट वो टॉक्सिसिटी हमारे बच्चों में ना आए, वो ध्यान रखना है हमें। ओके, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यंग चाइल्ड? रूल्स एंड स्ट्रक्चर एट होम होना ही चाहिए। अगर आप इम्पोज नहीं कर रहे हो तो बच्चे के सबकॉन्शियस में तो होना चाहिए कि ये करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, होना ही चाहिए। देन बिल्ड योर ओन सेल्फ इमेज। मैंने बोला कि फादर को अगर बेटे को ऐसा बनाना है तो फादर को ऐसा बिहेव करना पड़ेगा। देन टीच योर चाइल्ड टू फाइंड एंड फॉलो योर वॉइस। बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे पेरेंट का ही वॉइस है, उतनी सेंस उसमें डेवलप होनी चाहिए। और एक चीज है, अगर 3 या 4 साल का बच्चा है तो उसको आपका फोन नंबर पता होना चाहिए, होना ही चाहिए। आप लिखाना ना सिखाओ तो चलेगा, बट फोन नंबर पता होना चाहिए। लेट फाइट चाइल्ड विद देयर फीलिंग्स एंड सर्टेन इमोशंस अलोन। क्या पता है हम 24/7 अवेलेबल पेरेंट्स है। मेरे बेटे को क्या हुआ, क्यों रो रहा है? वो मर नहीं जाएगा, 15 मिनट रोएगा तो उसे रोने की फील तो आने दो, वो क्यों रो रहा है वो तो देखो, राइट? अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए तो ही करो। आप उनके लिए अवेलेबल क्यों हो रहे हो बार बार? इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, यू डोंट हैव टू अवेलेबल फॉर देम, क्योंकि जैसे आप गुजरे हो ना वैसे उनको भी गुजरना ही है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि जितनी तकलीफ मुझे नहीं पड़ी है उतनी मेरे बेटे को नहीं पड़नी चाहिए। सीरियसली ऐसा होता ही नहीं है। अगर वो तकलीफ जो फॉर्म में आपके पास आई है वही फॉर्म में आपके बेटे के पास नहीं आएगी तो अदर फॉर्म में आएगी। लेट देम कोप अप। तो डोंट बी अवेलेबल फॉर योर चिल्ड्रन एवरी टाइम, लेट देम कोप अप बाय देमसेल्व्स। देन प्ले विद देम। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आपको ऐसा लगता है कि बेटे के साथ 10 मिनट खेलना है, बस खेल लो। बच्चे की एज गई ना, बाद में नहीं आएगी। शायद वो काम वापस आ सकता है, बट ये नहीं आएगा, कंफर्म है। ये एज आप उनके साथ नहीं जी पाओगे बाद में, और फिर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, राइट? देन बी नोजी अबाउट योर चाइल्ड्स फ्रेंड। ये सारी मम्मियां करती है, हाँ ये फ्रेंड अच्छी नहीं है, वो फ्रेंड अच्छी है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, बट कुछ एक्सटेंट तक। बच्चे की प्राइवेसी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि माय पेरेंट्स आर स्पाइंग ऑन मी, तो वरना क्या होगा पता है? वो सबसे बेस्ट झूठ बोलने वाला बंदा बनेगा आपके साथ। बी फ्रेंडली विद देम। कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी शेयर करो उनके साथ, ताकि आपके लिए उनके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप हो कि हाँ, मम्मी पापा मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कंसिडर योर चाइल्ड एज अ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर फॉर योर होम। कुछ ऐसे क्वेश्चन उनको पूछो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। बेटा ये करने से क्या होगा, आप थोड़ा सजेस्ट करो ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट उनको फील होगा कि हाँ, आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ माई हाउस। उससे क्या होगा पता है? आपका काम बहुत आसान और हल्का हो जाएगा। एक बार वो रिस्पॉन्सिबल फील करेगा ना, उसके बाद वो सामने से बोलेगा और वो खुलेगा भी। तो डोंट नेग्लेक्ट देम, मेक देम फील दैट दे आर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द होम। अगेन, बी केयरफुल अबाउट गिविंग लेबल्स टू चाइल्ड। देखिए, मेरा बेटा वैसे तो अच्छा है, बस वो पढ़ाई में ठीक ध्यान देना तो अच्छा होगा। सारे पेरेंट्स ऐसी कंप्लेन करते हैं, वैसे तो पढ़ाई में अच्छा है बट करता नहीं है। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स हम भी
विलिंगली और अनविलिंगली दे देते हैं। उसके बाद और एक चीज होती है, पता है, जो मैंने रिसेंटली फेस की है। चलो बेटा 1 से 100 बोल दो, आपका बेटा पोपट है? नहीं, तो हर बार क्यों उनको डेमोन्स्ट्रेशन में रख रहे हो? वो सीख रहा है, सही बात है, सब सीखते हैं, उसके लिए वी डोंट हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, राइट। और लेबल भी बच्चों को नहीं देना है कि तू ऐसा है, तेरे से ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। कभी भी नेगेटिव अगर पॉसिबल है ना तब तक डिलीवर मत करो। पूछो बेटा आपसे हुआ, आप बोलो, अगर आप उनको रिस्पेक्ट से बुलाओगे ना तो भी वो आपको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। बेटा आपसे हुआ, कितना बाकी है? अच्छा 10 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछो, ऐसा मत पूछो स्कूल से घर आता है तो ऐसा मत पूछो कि आज क्या किया, ऐसा पूछो पानी में से बोतल में से पानी पिया था आपने आज? उसके पास एक्सप्लेनेशन करने के लिए वर्ड्स नहीं होते हैं, उनके पास ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं। आप क्वेश्चन पूछो, टीचर के साथ आज कितनी बात की थी, तो वो बोलेगा। टीचर को आज परेशान किया था, हाँ या ना, वो बोलेगा। आपको आप जो चाह रहे हो उनसे बात करना, उसके क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम करो और उनको पूछो। उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि बेटा आज आपने क्या किया था। अगर वो कैपेबल होता तो आज आपके पास अभी थोड़ी ना बैठा होगा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला नहीं जाता। ऐसा ही होता है। देन असाइनिंग डेली कोर्स एंड टास्क। मेरे बेटे ने मुझे पूछा कि पापा ये कर्ड है वो कैसे बनता है? ओके, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन देम? कर्ड कैसे बनता है, दही कैसे जमता है, बनाते कैसे है, उसका बेस्ट वे क्या कौन सा हो सकता है? प्लीज टेल मी, आप में से प्लीज सर। सर 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा लैक्टोबैसिलस नहीं समझ में पाएगा। नहीं, बच्चे के लिए, बच्चों को समझाना है सर। आप अपने पे मैम वही आंसर दिया कि प्रैक्टिकल करवा के। मैम कैसे प्रैक्टिकल करवाएंगे? आप कौन से हद तक उसको प्रैक्टिकल करवा सकते हो? राइट, यस, करेक्टली। हमें बोलना है कि बेटा यहां से 2 चम्मच लो और इसमें डालो। उसने डाल दिया, उसको फिर बोलो कि आप अपने फ्रिज में या कहीं पे भी रखो हिला के, राइट, रख दिया। फिर उससे ही बोलो कि आप ही जाओगे इसके पास 2 घंटे के बाद। अगर टाइम नहीं देखना है तो बोलो कि ये जो घड़ी का कांटा है वो यहां है, तब तक आप देखो, वेट करो, उसके बाद आपको ही जाना है। वो सीखेंगे, कंफर्म सीखेंगे। इसमें शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, बट आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, आई प्रॉमिस, बहुत ही मिलेगा। एनकरेज ट्राइंग, करता है तो करने दो, रोको मत, सिखाओ मत। डोंट पनिश मिस्टेक। मैंने बोला ना अभी, ग्लास टूटा, तोड़ दिया, उसके लिए उसको पनिश मत करो, बट ऑब्जर्व भी करो कि सही में उसने तोड़ने का इंटेंशन तो नहीं था ना, राइट। पुल देम नॉट पुश देम। सब सारे पेरेंट्स यही करते हैं। स्विमिंग नहीं आता है तो एक बार सीख लो। हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है, बट एसेंशियल चीजें जो है आप अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हो तो आप सीख लो पहले। नहीं सीखना है तो 2 बार स्विमिंग पूल में जाके गिरो और खींचो उसको, क्या मैं भी हूं यहां पे। हम क्या करते हैं, जा मैं यहां खड़ा हूं। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। जब मैं पढ़ाता हूं मेरे बेटे को तो वो डी हर बार उल्टा लिखता है, तो मैं उसको रिमाइंडर देता हूं कि बेटा आपने वापस उल्टा डी लिखा। तो फिर वो पूछता है कि तो कैसे लिखते हैं? तो फिर मैं लिखता हूं और दिखाता हूं। कर्सिव में कैपिटल डी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उसके लिए, राइट। तो मैं बार बार उसको, मैं 5 या 6 बार लिख के दिखाता हूं उसको, तो वो करता है। उसे वो नहीं पता है कि गुस्सा कैसे करना है, बट हम जब गुस्सा करके डिलीवर करते हैं ना कि इतना नहीं आता है, तब उसे उसके सेंस में जाता है कि हाँ ये भी कर सकते हैं हम। सो दिस इज द थिंग, हाउ यू आर अफेक्टिंग द सेंस ऑफ चाइल्ड कंप्लीटली इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम योर साइड। और बाद में हम ही कंप्लेन करते हैं कि ये बिगड़ चुका है या बिगड़ चुकी है। ऐसा नहीं है, हमारा बिहेवियर जो है उसके कारण उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आगे बढ़े। साइंस ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी फील होती है, फोबियाज होता है, पैनिक अटैक्स होते हैं। मोस्टली ये जनरेशन के बच्चों में दिखा जाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, अब से पढ़ लीजिए। ये सारे सिम्टम्स है उसके।
जो अभी मैम ने डिस्कस किए, खुशबू मैम ने सारे आई गेस वही डिस्कस किए थे, राइट? right? 1950 में या 1950 मतलब आज से 17 साल, सॉरी 70 इयर्स पहले जो लेवल की एंजाइटी या फियर का डिसऑर्डर होता था, तब वो लोगों को हॉस्पिटल जाना होता था या फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है। वो लेवल का स्ट्रेस आज हम डेली लाइफ में जी रहे हैं। एंड टीचिंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल जॉब एवर। अगर आपको अपना टीचिंग पसंद नहीं है ना, तो आप 6 साल 8 साल या 10 साल से ज्यादा नहीं खींच पाओगे, टीक ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बच्चे पसंद नहीं है। अगर टीचिंग पसंद नहीं है ना, तो और आप अपने आप से भी फ्रेंडशिप नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े। टिप्स फॉर हेल्पिंग योर यंग चाइल्ड: प्रोवाइड सेफ, सिक्योर एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट, डेवलप एंड मेंटेन डेली रूटीन्स, बी कंसिस्टेंट, पॉजिटिव एंड नर्चरिंग, गिव योर चाइल्ड अ सेफ प्लेस फॉर शेयरिंग फीलिंग्स। या ये इंपॉर्टेंट है, जब गर्ल्स अपने एडल्टहुड में आती है तब मम्मीज या फादर्स के लिए, राइट, वो अपने घर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। हेल्प योर चाइल्ड विथ आइडेंटिफाइंग हिज फीलिंग्स एंड हेल्प देम टू रिफ्लेक्ट फीलिंग्स। ये वाला अच्छा पॉइंट है। देखिए, उसे अपनी फीलिंग पता नहीं है तो ठीक है, चलेगा, बट उसे क्या फील हो रहा है ना, वो सुनो एक बार, तो आप हेल्प कर पाओगे कि उसे क्या प्रॉब्लम है। Try to acknowledge their feelings. Communicate with your child's teacher in order to find any hidden anxiety or talent. PTM are the best, right? Then help them finding anxiety trigger with teachers again. Help your child in making friends. Encourage but don't push. जबरदस्ती मत भेजो कि जा जा फ्रेंड बना। उसे पता ही नहीं कि फ्रेंड कैसे बनाते हैं। फ्रेंड बन जाते हैं, बनाते नहीं है, राइट? Then get them into sports और एनी अदर फेवरेट एक्टिविटीज। देखिए, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, आजकल की जो मॉम्स होती है, डेढ़ से ज्यादा मॉम्स इतनी अग्रेसिव होती है कि सोमवार को वो स्केटिंग में जाएगा, मंगलवार को वो स्विमिंग में जाएगा, बुधवार को वो कराटे क्लास करेगा। आपने देखा होगा, यस और नो? तो बच्चा है कि मशीन है? वो गधा तो है नहीं। आप हर एक चीज उससे करवाना चाह रहे हो। अरे अपने आप में सब में लिमिट होती है, तो उनकी लिमिट्स को तो आइडेंटिफाई करो, जैसे टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके हिसाब से फोर्स करो। नहीं नहीं तू जा, क्यों? क्योंकि मेरी सहेली का या मेरे फ्रेंड का बेटा जो है या बेटी है वो स्केटिंग करती है, तो तू भी कर सकता है। अच्छी बात है, कर सकता है वो अच्छी बात है, करवाना जबरदस्ती वो अच्छी बात नहीं है। या सेट अप सम आफ्टर स्कूल टाइम विथ किड्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर। बैलेंस फ्रेंड टाइम विथ अलोन टाइम। मोस्टली अलोन टाइम आजकल ज्यादा रहता है। रिस्पेक्ट देयर स्टाइल। देखिए, कुछ बच्चे को स्टाइल पसंद होती है। देम इंटरेक्टिंग विद अदर चाइल्ड। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके बेटे का दूसरे लोगों के साथ कौन सा बिहेवियर है। जनरली ऐसा होता है कि टीचर हमें पीटीएम में बोल देते हैं कि आपका बेटा ऐसा करता है, पेरेंट्स मानने के लिए रेडी नहीं है। रीजन, पेरेंट्स के साथ वो बिहेवियर नहीं हो रहा है, बट बाहर हो रहा है। सो दिस इज अगेन द थिंग। देन लेट योर चाइल्ड डिस्कस हिज फीलिंग विथ फ्रेंड्स। देन डू समथिंग अबाउट ट्रबलसम प्लेमेट्स। यहां पे आपको क्या लगता है, प्लेमेट अगर अच्छा ना हो तो आप प्लेमेट को समझाओगे कि अपने बच्चे को समझाओगे? बच्चे को ही समझाओगे ना कि हाँ, तो गंदगी में रह रहा है, अच्छी बात है, बट तू गंदा मत होना। वो वहां पे क्या काम आता है, हमारे संस्कार, और संस्कार के साथ हम कॉन्स्टेंटली उसको रिमाइंडर दें, वरना भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। कोई एक टॉपिक अगर हमने 2 साल तक नहीं लिया है तो हम भी भूल जाते हैं, राइट? तो कॉन्स्टेंटली उसे रिमाइंडर देना है कि तुझे ये नहीं करना। Then teach them to walk away in a troublesome situation and teach them to create distance whenever required. कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तो वहां से बैक ऑफ करना या फिर स्टेप बैक करना ही पॉजिटिव डिसीजन रहेगा। हम भी तो यही करते हैं कि जहां हालात हमारे कंट्रोल में नहीं रहते वहां से हम खिसक जाते हैं। ओके, आउटपुट, इंस्टेड ऑफ ओनली टीचिंग देम, लर्न फ्रॉम देम एज वेल। हम बच्चों से सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो सीखने की ट्राई करेंगे, मैं कर रहा हूं, राइट? देन एज वी सी चाइल्ड ग्रोइंग, प्ले, लर्न एंड इवन मिसबिहेव, वी मे ऑफन फाइंड वरिंग। यार मेरा बेटा तो या बेटी तो ये करती है, राइट? तो हम चिंतित होते हैं, हम वेट भी नहीं कर सकते और चिंता भी करना नहीं चाह रहे, राइट? और करना भी नहीं चाहिए। इज दिस नॉर्मल? डू अदर चिल्ड्रन डू दिस? हाउ डज माई चाइल्ड कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ इट्स ओन एज?
हमारे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, या देन पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट एंड अदर केयर गिवर्स ऑल हैव एन इंटरेस्ट इन सच क्वेश्चंस। और यहाँ से ही चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलप होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या होने से क्या करना चाहिए, कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। टुडे रेजिंग चाइल्ड टू बिकम हेल्थी एंड हैप्पी एडल्ट्स टेक्स मोर देन जस्ट वेटिंग एंड वरिंग। Anyone who works with and raises kids needs to have a solid understanding of child psychology. यहाँ पे केयर टेकर्स हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं और पेरेंट्स भी हो सकते हैं मोस्टली। What to do? क्या कर सकते हैं? पेरेंटिंग करें, मॉनिटर करें उनको, उसके साथ बातचीत करें, उसकी समस्या को जाने, प्रॉब्लम्स को जाने। देन लेवल ऑफ एक्टिविटी कीप इट बैलेंस्ड, उनके साथ खेले, वेदर इट इज इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी, राइट, बट होनी चाहिए। आप उनके साथ जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे। अगर कनेक्शन आपका जा रहा है, उसका मतलब आपका बेटा जो है वो अपने फ्रेंड की बात ज्यादा मानना चालू करेगा और उसके बाद रियल ट्रबल चालू होगी। फिर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा। ओके, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आर यू? देखिए, अटैचमेंट पेरेंट, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, देन परमिसिव पेरेंटिंग, authoritarian parenting, authoritative parenting and uninvolved parenting. अगर अटैचमेंट पेरेंटिंग है तो मोस्टली क्या होता है? मैं तो इस सब का ब्लेंडिंग चाहूंगा, राइट, कि आप ऐसे पेरेंट बनो कि इसका ब्लेंडेड हो। देखिए, वो पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं, देन फुलफिल्स ऑल नीड्स राइट अवे, उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि ऐसा करने से बच्चा सिक्योर रहेगा, एम्पैथेटिक रहेगा एंड पीसफुल रहेगा। सही बात है। अगर ऐसा बच्चा है या पेरेंटिंग ऐसा है तो बच्चा लोगों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करेगा, फिर लोगों से इंटरेक्ट भी अच्छे से करेगा, देन क्लासरूम में फटाफट लर्न करेगा, सीखेगा, एंड हायर सेल्फ एस्टीम एंड आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रेजिलिएंट अंडर द स्ट्रेस। उनको स्ट्रेस हैंडल करना आ पाएगा। देन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, राइट, नाम बहुत अच्छा है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग वेयर द पेरेंट टेंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ टू द एक्सटेंट ऑफ ओवर इन्वॉल्वमेंट। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी शादी हो गई बट ये ममाज बॉय है, अपनी मम्मी का मानता है, बीवी का नहीं मानता है, ये प्रॉब्लम है। Then this causes child to be dependent even if he is an adulthood for every aspects. कुछ चीज लेनी हो तो वो मम्मी को बोलेगा, वो खुद से भी तो लेके आ सकता है, right? Then this parenting style will compromise the autonomy of child, मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो डिग्रेड हो जाती है, डिटोरेटेड हो जाती है। In some cases, helicopter parenting has led to the development of narcissism. ये क्या होता है? डार्क साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म, मैकियावेलियन, राइट, साइकोपाथ, ये सारी ट्रेट्स होती है, हम सब उसमें आ जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर ट्रेट डेवलप होती है, लोगों को मारने से खुशी मिलती है, लोगों का घर जलाने से खुशी मिलती है, ये सब डार्क साइकोलॉजी की ट्रेट है। तो बच्चे नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। जब ब्लैकमेल करना हो तब बहुत सारा लव बॉम्ब बोलते हैं उसको, बहुत सारा प्यार जताते हैं, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, नहीं हो तब उसको ठोकर मार के चला देते हैं। उसके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, उसे एनएलपी के लैंग्वेज में गैस लाइटिंग बोलते हैं, होता है, हमारे साथ भी होता है, मैनिपुलेशन होता है ब्रेन का। इन सम केसेस या इन नार्सिसिज्म, पुअर कोपिंग स्किल्स एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, एंड फाइनली इट लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स, और फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में बच्चों को डालना पड़ता है। Permissive parenting. Permissive parenting is a style of non-traditional parenting where the parents tend to avoid setting rules for their children. अगर बच्चा बहुत लेट से बोर्न हुआ है या मुश्किल से बोर्न हुआ है, वहां पे ऐसा पेरेंटिंग होता है, नो रेस्ट्रिक्शन, उसे जो करना है करने दो, राइट। पेरेंट आर वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द चिल्ड्रन जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। 100% में नहीं बोल रहा हूँ कि सब जगह पे ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा होता है। पेरेंट्स आर लीनियंट इन बिहेवियर, चाइल्ड थिंक्स दैट रूल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग समटाइम्स, और वो रूल ब्रेक करते ही रहते हैं और उसके कारण उनको पनिशमेंट मिलता ही रहता है। एडोलसेंस,
that grow up with permissive parents often have trouble with self control. देखिए, पहले तो रूल में मानना ही नहीं चाह रहा है, तो अग्री कैसे करेगा, ओबे कैसे करेगा. Demonstrate egocentric tendencies and experiences difficulty developing good peer relationship. Ultimately वो बच्चा अकेला ही रहेगा, वो किसी के साथ फिट नहीं हो पाएगा. और उनकी एक टैगलाइन होगी, वो मेरे टाइप के नहीं है या मैं उनके टाइप का नहीं हूं, राइट? तो वहां पे बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंटिंग की गलती है. ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन एंड शो लिटिल वार्म टुवर्ड्स चाइल्ड, उसके बेनिफिट के लिए. देन टेल नॉट टू आर्ग्यू और फाइंड लॉजिक फॉर व्हाट दे एडवाइज एंड फॉलो देम ब्लाइंडली. क्या बोलते हैं, मैंने इतना बोला है कर दे, दिमाग मत चला अपना. ऐसे लोग होते हैं, वो बोल देते अपना दिमाग घर पे छोड़ के आने का, यहां मैं जितना बोलता उतना करने का. ऐसा होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा होता है, मैंने काम किया है, मुझे पता है, राइट? चाइल्ड में बिकम रिबेलियस इन दिस केस इन एडल्टहुड. देखिए, हर बार बच्चा लॉजिक फाइंड करने की, सेंस फाइंड करने की ट्राई कर रहा है, बट जो भी ओपोनेंट है वो बोल रहा है कि अपना दिमाग मत चला, तो बच्चा क्या बनेगा, रिबेलियस ही बनेगा ना बाद में. तो क्योंकि एक थ्रेशोल्ड आ जाता है कि हर बार ये क्या समझ रहे हैं मुझे. So this is the thing. Child did not apply logic in every conditions, needs to direct them in adulthood due to lack of logical application. अब बच्चा दिमाग लगा ही नहीं पा रहा है, तो फिर हमें उसे गाइड करना पड़ेगा कि ऐसा मत कर, वैसा कर. इसलिए कुछ लोगों की शादी भी हो जाती है या फिर 40-50 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि दिस गाय इज सो इनोसेंट, उसे सही में ये चीज कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है. तो कभी कभी ये भी तो रीजन हो सकता है. Authoritative parenting. Authoritative parenting is a style of parenting characterized by parents being warm but firm towards their child. तुझे ये खाना है, कल मिलेगा, आज तो यही खाना है, राइट? मोस्टली हम ऐसा करते हैं. हाँ बना देता हूं, बना देती हूं. ऐसा नहीं, खाना है बना दूंगी, अभी टाइम नहीं है. पेरेंट्स सेट गाइडलाइंस एंड रूल्स एट होम बट आर ओपन टू निगोशिएट. देखिए, ये बहुत अच्छी बात है. पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वहां पे निगोशिएशन होगा कि थोड़ा रिलैक्सेशन दे दीजिए ना, 2 घंटे की जगह पे 2.5 घंटा खेलने जाऊं तो यहाँ पे निगोशिएशन हो रहा है पापा और या पेरेंट या बच्चे के बीच में. तो क्या होगा, ये बच्चा अच्छा निगोशिएटर बनेगा, इसकी निगोशिएशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी. Encourage children to be independent and self-disciplined and help to find out limitations and control over the things. अपने आप से कर, नहीं हो रहा है वहां पे मैं हेल्प करूंगा. अच्छा ये किया, वो भी तो तू कर सकता था. हम ऑप्शंस देते हैं, काम करके नहीं देते हैं उनको. वहां से भी तो तू जा सकता था. अच्छा वो शॉप पे नहीं मिला, ये शॉप पे तो ट्राई किया था तूने, नहीं किया, तो बेटा अगर वहां नहीं मिला तो उसके जैसे 5 शॉप ढूंढ के वहां से लेके आने का. तो यहाँ पे हम ये अक्सर यही किया करते थे. जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना वो यही करते हैं. उससे आउटपुट से मतलब होता है, प्रोसेस क्या होती है उससे मतलब नहीं होता है, तुम कहां से लेके आते हो उससे मतलब नहीं होता है. सो दिस इज द थिंग. पेरेंट इंपोजेस डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द चाइल्ड रादर देन पनिश हिम. पेरेंट्स घर पे डिसिप्लिन इसलिए डालते हैं कि बच्चे वहां से सीखे, ना कि उनके पनिशमेंट के लिए. चाइल्ड कैन लर्न हाउ टू निगोशिएट एंड एंगेज इन डिस्कशन. ये अच्छा ओरेटर बन सकता है, डिस्कस अच्छे से कर सकता है, और ये अच्छा LLB या वकील बन सकता है. अगर 90% आपके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप अपना जॉब सिलेक्ट करो ना, तो आपकी जॉब नहीं रहती, हॉबी हो जाती है. मजा आता है, आपको पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं होता है. जैसे मुझे लोगों से डिस्कशन करना बहुत पसंद है, तो मेरा पूरा 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है. अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग, द वर्स्ट पेरेंटिंग. बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं है. पेरेंट पूरा दिन अपने टास्क में इन्वॉल्व रहते हैं. ये ऐसा कल्चर कहाँ दिखने को मिलता है, फॉरेन में, जो नॉन इंडियन है. फॉरेन कल्चर मोस्टली इसको सपोर्ट कर रहा है. आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि बेटा ड्रग एडिक्ट है, मम्मी उसकी अल्कोहलिक है, फादर उसका कमा नहीं रहा है, 5 साल 10 साल के बाद वो मिल रहे हैं, 5 दिन रहते हैं और वापस चले जाते हैं. तो दे आर फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी. Uninvolved parenting is a style of parenting where the parents tend to be as uninvolved as possible in the life of their child. और इसको मैं selfish parent बोलूंगा.
and their child's opinion is neither asked or nor wanted. They are not warm towards child. Child can neglect this parent if he or she wishes from life. Parents are selfish and inclined towards themselves instead of growth of children. Mostly child learns everything by himself, and by doing mistakes may sometimes lead to serious consequences. This may happen if the proper parenting is not followed. So, note the list. While we try to teach our children all about life, our children teaches us what life is all about. This is the last line, and with this, I would like to. Oh, sorry. Wait. Yeah, I would like to conclude my session. Thank you so much for bearing with me.